ये बात याद रखिएगा, चाइना हांगकांग गया, हांगकांग चाइना का हो गया, वो मकाओ गया, मकाओ उसका हो गया। ताइवान का तो आपको पता ही है। सिंगापुर भी आपको पता है, सिंगापुर के ऊपर चाइना का कितना बड़ा वो असर रसूख है, जिसका हमें अंदाजा भी नहीं है। पाकिस्तान को तो फायदा तब होगा ना, पाकिस्तान में जब फैक्ट्रियां लगेंगी, उन रोडों पे जब ट्रक ही नहीं चलने, उन रोडों पे रेलवे ट्रैक पे जब ट्रेन ही नहीं चलनी, मालगाड़ी नहीं चलनी, क्योंकि पाकिस्तान कोई माल बनाता ही नहीं है, तो हमें कैसे फायदा हो रहा है भाई पाकिस्तान को। आज भी आप गडानी पे चले जाए, वो काला चश्मा पहन के वो सीढ़ी पे चढ़ के वो वेल्डिंग से पूरा घास काट रहा है। वो सारा बिजनेस आपका बांग्लादेश चला गया और इंडिया, अब इंडिया चला गया। आपको बता दो, इंडिया ने भी अब बोला कि अब हम भी इस काम के अंदर आ रहे हैं। दुबई में इंडिया के आम, इंडिया का चावल दोनों मिलता है, पाकिस्तान का आम, पाकिस्तान का चावल भी मिलता है। दोनों को सामने रख के दोनों को टेस्ट कर लें। ईमानदार बंदा होगा ना, वो खुद बता देगा। मैंने दोनों खाए हैं दुबई में, तो मुझे पता है किसका अच्छा है किसका नहीं है। उधर मंगा के उधर मेड इन इंडिया लिखते हैं, चाहे इंडियन राइस पे तो मेड इन इंडिया ही होता है, पाकिस्तानी राइस पे भी मेड इन इंडिया लिख के वो बेचते हैं। सही। आप इंडिया के सर चावल खाइएगा, मैंने इंडिया के चावल खाए थे सर, ये देख रहे हैं, इतना जी। लंबा कण, वाह, इतना लंबा, और ये पूरा फुला तकरीबन हुआ, एक क्या इंच बन गया है। बिल्कुल। और सर मैंने पुलाव वाला भी नहीं, प्लेन राइस मंगवाए थे, वीआईपी चावल मैंने खाए हैं दुबई में, आपको क्या बताऊं। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है दिव्य कुमार जी। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मेरे ख्याल में टाइम जाया नहीं करते, आपको वेलकम कहते हैं। सर कैसे हैं आप? नमस्कार। सर शुक्रिया, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। अच्छा देवक भाई, आज हम सी पैक 2 के ऊपर बात करेंगे कि सी पैक 1 पे पहले बात करेंगे कि ये इतना कामयाब तो नहीं हुआ, अब अगली इन्होंने इसकी सीरियल शुरू कर दी है। तो कैसे आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर पहले जो सी पैक का था कि जी $36 बिलियन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगी और नौकरियों का जाल लग जाएगा, मुआशी तौर पर पाकिस्तान जो है वो इस खित्ते के में बहुत आगे निकल जाएगा। हमें इस तरह की कुछ चीज नजर नहीं आई। फैसलाबाद के अंदर भी इंडस्ट्रियल हब एक बनना था, वहां पर भी 2-3 फैक्ट्रियों के अलावा कुछ नहीं बनी। और अगर बात की जाए मुल्तान या रहीम यार खां, इस तरह के जितने भी इंडस्ट्रियल जोन बनाए गए थे, वहां पर खातर का कोई इनको कामयाबी हासिल नहीं हुई। अब दोबारा से जो चाइना है वो इस पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। तो आप कैसे देख रहे हैं, ये कौन सा नया मंसूबा ऐसा है कि जो पहले मंसूबे में इतनी कामयाबी नहीं मिली और अब अगला मंसूबा शुरू हो रहा है? देखिए, चाइना के बहुत सारे ऑफिशियल्स भी साथ में आए हैं वाइस प्रीमियर के साथ, और बात आपकी बिल्कुल सही है। सी पैक 1 की अगर हम बात करें, तो पहली बात तो कभी सी पैक 1-2 तो था ही नहीं। ये आज ये नई कहानी अभी 2-3 महीने से आई है जो 1-2 हो गया। उससे पहले तो 1-2 क्या था, हमें ये तो कभी बताया ही नहीं गया। उसके अलावा सी पैक में $62 बिलियन का वायदा हुआ था, जिसमें से $26 बिलियन आए थे। और अगर हम जनवरी तक की बात करते हैं, 2022 के दिसंबर तक जो था, उन $26 बिलियन में से कोई 50% काम भी नहीं हुआ होगा, मुश्किल से 50%। जो हुआ था वो भी आपके सैलाबों में बह गया सीपैक का। ठीक है, अब ये आए हैं सीपैक 2 को शुरू कर रहे हैं। देखिए, तो मफाद है, चाइना का अपना मफाद है, पाकिस्तान की मजबूरी है, उसको पैसा चाहिए जो भी लाके दे दे, क्योंकि हमारे हालात ही ऐसे हैं। सर हम लोग लोन लेते हैं, पुराने लोन चुकाने के लिए। अब पाकिस्तान यही रह गया, इसके अलावा मुझे पाकिस्तान में और कोई नजर नहीं आ रहा। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पिछले 1.5 साल में हमारे एक्सपोर्ट भी कम होते ही गए हैं। मतलब जितने पहले ही कम थे, उसमें भी और कटौती आई है, और भी कम हो जी। गए मजीद, और इम्पोर्ट बढ़ गए हमारे। अब सी पैक 2 में सर 6 मुआहदे हुए हैं, वही मुआहदे हैं, कारोकरम हाईवे को रीअलाइन करेंगे, चौड़ा करेंगे। एक एमएल रेलवे जो है कराची से पेशावर तक की, उसको हम मॉडर्नाइज करेंगे, दोबारा बनाएंगे। वही इंफ्रास्ट्रक्चर के, इसके अंदर भी मुझे कहीं इंडस्ट्री का कोई प्रोजेक्ट, एमओयू, कोई इंडस्ट्री, कोई फैक्ट्री आएगी, कोई फूड पार्क बनाएंगे, कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाएंगे, ऐसी चीज कोई समझ में आती नहीं है। एक है कि एक्सचेंज प्रोग्राम है वर्कर्स का, कि पाकिस्तानी वर्कर्स आपके चाइना जाएंगे, वहां से सीख के और स्किल विल सीख के आएंगे। पर मेरे को ये चीज भी बड़ी फ्रॉड लगती है। कुछ ऐसी चीजें होती है ना हाई लेवल की, वहां पर जी। वर्कर जाए समझ में आता है। जो बेसिक सी चीजें हैं यार, चाइना को बोले इंस्टीट्यूट बनाए पाकिस्तान में, कितने वर्कर को आप भेजोगे? हाई लेवल चीज आप सिखाते भी कुछ ही वर्कर को। मैं एग्जांपल देता हूँ, जापान में बुलेट ट्रेन बन रही है, तो बुलेट ट्रेन का जो ट्रैक बिछाने का जो एक होता है ना, ट्रैक बिछाने के लिए वो वर्कर गए जापान, उनको भेजा गया सिखाने के लिए कि ट्रैक कैसे बिछाए जाते हैं, बुलेट ट्रेन के ट्रैक, और उनकी वेल्डिंग कैसे होती है।
क्योंकि बुलेट ट्रेन के ट्रैक वगैरह हर चीज वो नॉर्मल ट्रेनों से हर चीज अलग ही होती है। लेकिन अब जो नीचे पिलर बनने हैं, स्टेशन बनने हैं, या कुछ और 50,000 चीजें, उसका क्या किया, जापान ने इंस्टीट्यूट खोला, जापान ने इधर ट्रेनिंग दी इंडिया में आके। ठीक है, क्योंकि इंडिया में एक बुलेट ट्रेन थोड़ा बने, हजारों बुलेट ट्रेन बन गई। ट्रैक बिछाने के लिए ज्यादा लोग चाहिए नहीं, ऑटोमेटिकली ट्रैक बिछते हैं, उसमें आपकी कम लेबर फोर्स लगती, तो उनको जापान भेजा गया। आप हाई लेवल चीजों के लिए अपने वर्कर्स को दुनिया के दूसरे मुल्कों में भेजते हैं। अब आप ये जाके सीखेंगे क्या उधर, ये देखें जो न्यूज में लिखा हुआ है नॉर्मल स्किल्स है, फैक्ट्री में काम करना। अब इसके अंदर कम से कम इतना तो होना चाहिए ना कि भाई रोबोट्स को कैसे हैंडल करना है। टेक्निकल ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम और लैंग्वेज कोर्सेज। चाइना जहां जाता है अपनी लैंग्वेज लेके जाता है। और ये बात याद रखिएगा, चाइना हांगकांग गया, हांगकांग चाइना का हो गया, वो मकाओ गया, मकाओ उसका हो गया। ताइवान का तो आपको पता ही है। सिंगापुर भी आपको पता है, सिंगापुर के ऊपर चाइना का कितना बड़ा वो असर रसूख है, जिसका हमें अंदाजा भी नहीं है। जबकि सिंगापुर के ऊपर इकोनॉमी की वजह से असर रसूख, उनका कोई लोन वोन नहीं दिया हुआ सिंगापुर को। पाकिस्तान, चाइना जहां जाता है अपनी लैंग्वेज लेके जाता है, इसको कॉलोनाइज कहते हैं। अंग्रेज आए थे तो अंग्रेजी लेके आए थे, कॉलोनाइज ऐसे ही किया जाता है किसी भी कौम को। आप अपना कल्चर लेके आते हो, अपना खाना पीना लेके आते हो और अपनी लैंग्वेज लेके आते हो। कॉलोनाइज इसी तरीके से किया जाता है। और ये वही सारी चीजें हैं। अब ये एमओयू साइन किया है, लैंग्वेज कोर्सेज। लैंग्वेज यार दुनिया भर में इंग्लिश चलती है, इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है। तो अब इसके अंदर चाइनीज क्यों सीखेगा कोई, मैंडेरियन क्यों सीखेगा? आप पहले चलो पहले इंग्लिश सिखा रहे हो, फिर आप मैंडेरियन सिखा रहे हो, वो भी बात समझ में आती है। पर नंबर वन प्रायोरिटी तो आपकी इंग्लिश होनी चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज तो इंग्लिश है। दुनिया के एक ऐसी वाहिद भाषा इंग्लिश है जिससे जाके आप दुनिया के किसी भी मुल्क में जाके अपना काम चला सकते हो। चाइनीज से दुनिया के हर मुल्क में तो काम नहीं चलेगा, कुछ मुल्कों में चल जाएगा आपका, गिनती के, वो भी उंगली के हिसाब से। तो ये चीजें हैं। उसके बाद आप देखें ना, वो टेक्निकल कॉन्फ्रेंसेज और वही जो पैसा खर्च करने वाली बात है, वो पैसा बनाते हैं ना कि ये कॉन्फ्रेंस रख दो, वो कॉन्फ्रेंस रख दो। इस कॉन्फ्रेंस का खर्चा 1 करोड़ है, फिर 5 स्टार को 25 लाख में बुक करके 75 लाख जेब में। या हमारे पाकिस्तान में सर हर किस्म की जुगाड़ है, तो आपको पता ही है फिर कैसे होता है, किस तरह खांचे बिठाए जाते हैं। तो मुझे कोई फर्क चीज इसके अंदर कॉन्क्रीट नजर नहीं आई। अच्छा, जो मैंने लास्ट टाइम हमने एक सऊदी की भी बात की थी, सऊदी रिफाइनरी की, भाई 10 बिलियन वो बोल रहे हैं, 10 बिलियन 10 बिलियन, लेकिन उस 10 में से 7 बिलियन पाकिस्तान को देने। पाकिस्तान कहां से लाएगा 7 बिलियन? सऊदी को तो सिर्फ 3 बिलियन देने हैं। सऊदी तो 10 भी दे सकता है, लेकिन 3 देने हो ना उसको। हम 7 कहां से लाएंगे भाई उसके अंदर देने को? 28 बिलियन का है। अब देखे, और फिर दूसरी बात है, एमओयू साइन हुआ है। एमओयू फिर पेपर है। ऐसे पाकिस्तान में 75 साल में लाखों एमओयू साइन हुए, लाखों एमओयू कामयाब भी हो गए, वो पड़े हुए दफ्तरों में। मोहम्मद बिन सलमान जब इमरान खान के टाइम पे आए थे, तब भी कोई 20 बिलियन डॉलर के एमओयू साइन हुए थे, 20 बिलियन डॉलर के। कहाँ है आज? कुछ भी नहीं है, खत्म हो गया, 1 रुपया नहीं आया। तो आप वो देखें ना, एमओयू की कोई वैल्यू नहीं होती। हाँ, एमओयू के बाद जिस दिन जमीन पे काम शुरू होता है उसकी वैल्यू होती है। और इसमें कोई मुझे प्रोजेक्ट ऐसे नहीं लगे, वही रोड बनाएंगे, ट्रेन बनाएंगे, हाईवे बनाएंगे, इन सब में फायदा किसका है? चाइना का। चाइना का। भाई पाकिस्तान को तो फायदा तब होगा ना, पाकिस्तान में जब फैक्ट्रियां लगेंगी, उन रोडों पे जब ट्रक ही नहीं चलने, उन रोडों पे रेलवे ट्रैक पे जब ट्रेन ही नहीं चलनी, मालगाड़ी नहीं चलनी, क्योंकि पाकिस्तान कोई माल बनाता ही नहीं है, तो हमें कैसे फायदा हो रहा है भाई पाकिस्तान को? अच्छा, रोड कौन सा? वही कारोकरम सीपैक वाला। ये भी नहीं कि कोई ऐसा रोड बनाओ जिसका चाइना से ताल्लुक ना हो, रोड भी वही बना रहे हैं जो चाइना से आ रहा है। तो अब पाकिस्तानी अंधे हैं, पाकिस्तानियों को बात समझ, उनको पैसा दिख रहा है, सीधी सी बात है। अब अंधे की भी क्या बात बोलूं, उनको पैसा दिख रहा है कि लालच है। यानी चाइना अपने फायदे का काम कर रहा है और पैसे पाकिस्तान के इस्तेमाल करेगा, पाकिस्तान को पैसा दे के। तो यानी कि पैसा पाकिस्तान का होगा, फायदा चाइना का होगा, ऐसे ही कह रहे हैं आप? पैसा चाइना का होगा, पर वो आपको हमें किस उधार तरह देगा से? ना, हमें हाँ, उधार हमें देगा हमें कि ये हाँ, पकड़ो, ये काम कर दो, ये हमारा ये काम है, ये वाला काम आप करो। हमारे ऊपर 3 गुना उधार चढ़ाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। पाकिस्तान को दूंगा $2 बिलियन के रोड बनाओ, ठीक है।
कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा इस रोड का सीमेंट, बजरी, इसके मजदूर, मशीनरी सब चाइना से आएगी। अब जाहिर सी बात है वो 2 बिलियन तो ऐसे ही आपके वापस चाइना में आ गए, लेकिन अब 2 बिलियन का लोन चढ़ गया, अब आपको मजीद 2 बिलियन आपको देने हैं, ठीक है। अब ये आपके वो प्रिंसिपल अमाउंट है, अब इसके ऊपर सूद बाकी है, जो दुनिया में सबसे हाईएस्ट सूद जो चाइना लगाएगा। तो कम से कम अगर 2 बिलियन पे 400 मिलियन लेगा, 300 मिलियन लेगा, तो ये पूरा निचोड़ लेता है ये, मतलब इतना तो वो भेलपुड़ी वाले नींबू को नहीं निचोड़ते जितना ये निचोड़ता है मुल्कों को चाइना, ये खत्म कर देगा। आप पावर अच्छा आपने प्लांट्स है, बात एक चीज मैं आपको बताऊं, सीपेक में जो सीपेक 1 जो था, पता नहीं कब बंद हुआ, तो उसके अंदर जो पावर प्लांट चाइना ने जितने भी लगाए 114 के करीब पाकिस्तान में, सर वो सारे यूज्ड थे, एक भी नया पावर प्लांट नहीं लगा। चाइना में जो पावर प्लांट पुराने हो गए थे, तो चाइना को अब क्लाइमेट चेंज करना था, उनको कोयलों से जाना था रिन्यूएबल पे और या न्यूक्लियर पे, तो वो उन्होंने खुद के लिए वो बनाए, वहां से जो पुराने कोयले के प्लांट थे वो लाके पाकिस्तान में लगा दिए। पहली बात कोयले के थे, दूसरी बात पुराने थे, और पैसे जो हमारे ऊपर चढ़े हैं ना वो नए पावर प्लांट के ऊपर चढ़े, हमारे ऊपर लोन जो चढ़े हैं वो नए के चढ़े। अब ये पाकिस्तान अंधे हैं या लालची हैं, या दोनों है, दोनों लालच में काम अंधे हैं, दोनों। लालच में अंधे हैं। ऐसा ही। अच्छा आज हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो उन्होंने एक सेमिनार में खिताब करते हुए बोला है उसमें कि जी पाकिस्तान के अंदर मिनरल बहुत ज्यादा है, जैसे आप समझ लें कि कोयले की उन्होंने की कोयला बहुत ज्यादा है पाकिस्तान के अंदर, जो बलूचिस्तान के अंदर बहुत सारे मदनियात हैं, और उन्होंने कहा कि ये तकरीबन $6 ट्रिलियन के करीब मादनियात हैं। लोगों को मोटिवेट किया कि जी आप इन्वेस्टमेंट करें इसके अंदर। आप कैसे देख रहे हैं कि ये वाकई इतने, एक तो जखायर देखिए फैसलाबाद के साथ चिडियोट है उनके, वहां पे बताया गया था एक दफा कि तांबे के बड़े जखायर हैं, बड़ी धूम मची थी, लेकिन बाद में पता नहीं क्या हुआ, निकले कुछ नहीं, अदालत से जाकर किसी ने स्टे ले लिया। ये इस तरह एक तो स्टे चल जाता है रिकॉर्डेड जो है बलूचिस्तान के अंदर, उसके ऊपर भी कोई मेरे ख्याल इस तरह का मामला है। ये पाकिस्तान के अंदर जो अगर रिसोर्सेज हैं इस तरह के मादनियात हैं हमारी, तो इसको कैसे निकाला जा सकता है, कैसे इससे फायदा उठाया जा सकता है, कैसे बाहर से इन्वेस्टमेंट आ सकती है, इसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, थोड़ा सा बताइए। सर सबसे पहले तो शहबाज शरीफ की आज की स्टेटमेंट हम पहले मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। आई बिलीव इन इमेल्युएटिंग चाइनीज मॉडल टू मेक पाकिस्तान इंडिपेंडेंट। I am confident CPEC would turn Gwadar into one of the busiest ports in region. ठीक है, आपको पता सर अभी सालाना गवादर कितना कमाता है, प्रॉफिट कितना है? $5 मिलियन, $50 लाख सालाना। और इस एक गवादर पोर्ट की वजह से हमारे ऊपर पता नहीं कितने $3.5 बिलियन का लोन चढ़ा हुआ है। क्या कमाता है, किसके लिए कमाता है, कैसे कमाता है? अच्छा बाय द वे ये 5 मिलियन भी पाकिस्तान को नहीं मिलते, क्योंकि गवादर अब हमारा नहीं है, वो लीज पे चाइना को दे दिया गया, 50 साल या 39 साल पता नहीं कितने टाइम के लिए उनको दे दिया गया। चाइनीज मॉडल से इंस्पायर हूँ, वो पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट करेगा। ये एक तो अलग ही कहानी चल रही है पाकिस्तानियों की। अब आपकी दूसरी बात पे नेचुरल रिसोर्सेज पे आता है। 6 ट्रिलियन कुछ ज्यादा बोल दिए शहबाज शरीफ ने, ठीक है, वो एक तो जोश में कुछ ज्यादा ही बोल जाता है। मेरे हिसाब से पाकिस्तान में जो जितना भी मैंने इतने सालों में पढ़ा है और जो मैंने लगाया अंदाजा, $3 ट्रिलियन के तो हैं नेचुरल रिसोर्सेज सारे मिला के, चाहे जेम स्टोन्स हो, कोल हो, आपका गोल्ड हो, कॉपर है, आपका पाकिस्तान में ग्रेनाइट है, आपका क्ले है, आपका सिलिका है, आपके और भी 50 लाइमस्टोन है, तो आपका और भी 50 किस्म के आपके इधर पाकिस्तान में है। गैस भी है, पेट ऑयल भी है पाकिस्तान में, थोड़ा बहुत, थोड़ी गैस है, थोड़ा ऑयल भी है, सब मिला के 3 ट्रिलियन के आसपास आपका बैठता है पाकिस्तान में, ये मेरा अंदाजा है, ठीक है। जी ऐसी कोई इंटरनेशनल रिपोर्ट नहीं है कि $6 ट्रिलियन, लेकिन जो रिपोर्ट्स हैं अगर उन रिपोर्ट्स को आप मिला के देखेंगे तो $3 ट्रिलियन के आसपास ही बैठता है। अच्छा इसमें एक फन फैक्ट मैं आपको बता दूं, मजे की बात, सारी मदनियात आपकी सिंध बलोचिस्तान केपीके में, एक भी पंजाब में नहीं है। चलें अब आगे बढ़ते हैं इसके ऊपर, ठीक है। अब पंजाब में इन्होंने बोला था जो फैसलाबाद के साथ है, लेकिन वो हमें को नजर नहीं आई वहां पर भी है चिडियोट के अंदर जो उन्होंने
तांबे का पंजाब के खदान। अंदर हैं खदानें, एक वो नमक की खदानें, दूसरे वो पत्थर निकलते हैं जेमस्टोन ज्वेलरी के, वो निकलते हैं, उसकी एक खदान है, एक लाइमस्टोन की भी खदान है, एक ग्रेनाइट की खदान है। जो काम की खदानों में से एक ग्रेनाइट की है पूरे पंजाब में, बाकी वो आम खदान है। लाइमस्टोन की तो सर पाकिस्तान में इतनी खदान है जिसकी हद नहीं है। सिंध के अंदर ही पता नहीं कितनी 30-40 लाइमस्टोन की खदानी है। तो लाइमस्टोन इतना वो कॉमन नहीं है। और जेमस्टोन भी आपके ज्यादातर केपीके वाली साइड पे पहाड़ों में से जो निकलते हैं वो है। अच्छा, अब इसके ऊपर आते हैं कि भाई पाकिस्तान क्या करना चाहिए। पाकिस्तान भुला तो रहा है, पर पाकिस्तान उनको ऑफर क्या कर रहा है इसके बदले में, इंसेंटिव क्या ऑफर की है। माइनिंग, आपको पता है माइनिंग बहुत महंगा काम होता है। माइनिंग की मशीनरियां बहुत महंगी होती है। आपने कभी माइनिंग के ट्रक देखे हैं जो जिसका टायर 2 इंसानों से भी बड़ा, तो उसका टायर होता है इतना ऊंचा। जी। सर वो एक ट्रक है ना करीब पाकिस्तानी, आपको पता 125 करोड़ रुपए का। अच्छा। 125 करोड़ एक ट्रक। और वो ट्रक है, वो तो फिर माल लेके जाता है, जो निकालने वाली मशीन है वो अलग है। और एक ट्रक भी नहीं होती ऐसी बहुत सी। माइनिंग का काम बहुत महंगा होता है। आपने क्या किया उसके ऊपर, आपने कैटरपिलर जो चाहे अमेरिकन कंपनी है या जर्मन कंपनी जो है जॉन डियर वगैरह, क्या आपने इनके साथ कोई ऐसे मुआहदे किए हैं? क्या आपने जो माइनिंग इक्विपमेंट जो इंपोर्ट करेंगी कंपनियां फॉरेन के आके, क्या आपने उसके ऊपर ड्यूटियां मिटाई हैं? क्या आपने टैक्सेशन में रूल्स एंड रेगुलेशंस में रिलैक्सेशन दी है? क्या आपने प्राइवेटाइज किया है? आप नेचुरल रिसोर्सेज तो निकाल रहे हो, ठीक है, जैसे मैंने हमने लास्ट टाइम भी एक बात की थी ना, पाकिस्तान में कॉपर है, बहुत कॉपर है, निकलता भी है, लेकिन कॉपर वो चाइना जाता है, रिफाइन होके फिर वापस पाकिस्तान आता है। हम अपना ही कॉपर 2 गुना पैसों में लेते हैं। हमसे ये नहीं होता कि 300-400 मिलियन डॉलर की कॉपर की रिफाइनरी पाकिस्तान में लगा दें। तो आप स्टेप 2 के स्टेप 1, ठीक है, ओके, नेचुरल रिसोर्सेज है, मैं भी मानता हूँ 3 ट्रिलियन डॉलर की मेरे अंदाजे से हैं सारी मिला के। कंपनियां भी आ जाएंगी, वो भी इशू नहीं है। इंटरनेशनल अगर आप बड़ी कंपनियों को बुलाओ तो उनके पास मशीनरी पहले से होती है, वो सिर्फ अपनी मशीनरी लेके आते हैं, वो खरीदते नहीं है। वो भी चलो मान लिया। स्टेप 2 क्या है उसका, कुछ भी नहीं। आपने रूल्स एंड रेगुलेशन बदले। आपकी खुद की कितनी मुदाखलत होगी आपकी उन खदानों के अंदर, गवर्नमेंट की? क्या उन कंपनियों को खदानों पे 100% फ्री एक्सेस दिया जाएगा? उनको तंग नहीं किया जाएगा? वो जिस जहां बेचना चाहे वो बेचे। खदानों सर, खदानों का काम बहुत महंगा होता है। आपको पता है खदानों से निकली हुई चीजें महंगी क्यों होती है? क्योंकि उसको निकालना महंगा पड़ जाता है। वो चीज इतनी महंगी नहीं होती, ये मशीनरी के खर्चे, उसको जमीन के अंदर खोदना, पेट्रोल, उसको निकालना महंगा पड़ जाता है, इसीलिए वो महंगी होती है। अच्छा देवक भाई, एक सवाल मेरे ذहन में आया है। आपने बात की कि उनके साथ एक्सेस उनको मिलनी चाहिए। अच्छा, ये कॉन्ट्रैक्ट जो होता है स्टेट का और जो कंपनी का, वो कैसे होता है? सपोज एक हमने एक कोयले की कान का कॉन्ट्रैक्ट करना है जो गैर मुल्की कंपनी है, तो उसमें कैसे होता है कि वो जो कोयला निकालेगा उसमें गवर्नमेंट का भी शेयर होगा, या वो सारा कंपनी के पास जाएगा, या कैसे ये मामला, ये डील कैसे फाइनल होती है? सर इसमें बहुत सारे तरीके होते हैं। पहली चीज होती है, पहले तो अगर आपको पता ही नहीं है कि खदान है ही नहीं, आपको खदान ढूंढनी है, उसका लाइसेंस अलग होता है कि भाई तुम 500 किलोमीटर के एरिया में तुम खदान के लिए खुदाई कर सकते हो। अगर खदान मिल गई तो 5 साल के लिए तुम्हें लाइसेंस मिलेगा। 5 साल के बाद तुम फिर अगले 5 साल के लिए तुम अप्लाई कर सकते हो माइनिंग के लिए। एक ये होता है, एक होता है जो गवर्नमेंट ने खदानें तो ढूंढ ली हैं, अब उसके ऊपर काम करने के लिए कंपनियां बुलानी है। उसमें आप कॉन्ट्रैक्ट निकालते हो कि भाई हम इतने साल का लाइसेंस दे रहे हैं, आपको ये छूट दे रहे हैं, तो आप इधर आके आप ये काम करें। उसके अंदर फिर होता है गवर्नमेंट कितना रखेगी, तो वो कितना रखेंगे। देखिए गवर्नमेंट तब रखे ना जब गवर्नमेंट कुछ लगाए भी। पाकिस्तान की गवर्नमेंट का मसला ये है कि उसके अंदर वो शेयर रखना चाहती है, ठीक है, लेकिन वो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती, पहली चीज। इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है, ये बात भी सही है, काफी मुल्क हैं जो ऐसा करते हैं। लेकिन सर वो मुल्क फिर क्या है, टैक्स फ्री कर देते हैं। वो बोलते हैं आपको एक टैक्स भी नहीं देना माइनिंग के ऊपर। पाकिस्तान बोलता है तुम टैक्स भी दो, हम मुफ्त में आके तुम्हारे पार्टनर भी बनेंगे 10-20% के। अब ऐसे थोड़ी ना कोई दुनिया की कंपनी आके ये करेंगी भी तो भाग ये जाएंगी। ये तो जरदारी साहब वाला फार्मूला है। हाँ ऐसा ही है, शुगर मिल वाला फॉर्मूला है सरदारी साहब का, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तब मुझे पसंद है, रोड पे जा रहा था, तुम्हारी मिल पसंद आ गई, दे दो मेरे को बस।
अच्छा। ऐसा ही है। अच्छा देविक भाई, आपने बात की थी शुरू में कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट पहले से काफी कम हो गई है। आप भी एक्सपोर्ट करते हैं, आप भी, आपका भी बिजनेस है, मैं भी थोड़ा बहुत बिजनेस करता रहा हूँ, थोड़ा टच भी रहा हूँ, तो इसकी रीजन क्या है? पाकिस्तान में एक्सपोर्ट बहुत तेजी से कम क्यों हो रही है? हालांकि हमारे जो डॉलर का रेट जब बढ़ता है तो ये फेवर में जाती है, जो हमारे हमसे जो चीज खरीदते हैं, इम्पोर्टर होते हैं हमारे, तो वो उनको तो चीज सस्ती मिलती है फिर यहाँ से, उसके बावजूद हमें ऑर्डर नहीं मिल रहे और हमारी जो एक्सपोर्ट है वो कम हो रही है। इसकी रीजन क्या है? देखें, एक फंडामेंटल चीज भी मैं आपको समझाऊं, जरूरी नहीं है कि एक मुल्क बहुत सारी चीजों को एक्सपोर्ट करे। दुनिया में बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जो जिनकी एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान से 5 गुना ज्यादा है, पर वो गिनती की 5-6 चीजें ही एक्सपोर्ट करते हैं। अब जैसे पाकिस्तान में मेडिकल इक्विपमेंट था, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट था, आपका टेक्सटाइल था। नेचुरल रिसोर्सेज में हमने कभी कुछ किया ही नहीं, लेकिन इसके अंदर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर हम रिफाइनरी लगा दें ना, कॉपर को रिफाइन करके अगर बेचे, लोहे आयरन ओर की भी मायने हैं, तो आयरन ओर को रिफाइन करके स्टील की वो प्लेटें करके बेचे, तो उसमें तो हमने कभी काम ही नहीं किया। अब देखें, जो टेक्सटाइल का कैफे पिटा, स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स गुड्स का और मेडिकल इक्विपमेंट की कैसे खत्म हुआ है हमारे एक्सपोर्ट, ये सर खत्म इस तरीके से हुए हैं। इंटरनेशनल मार्केट में ना पाकिस्तान क्वालिटी प्रोवाइड नहीं करता, पहली चीज। ये क्वालिटी वाला मसला आपका स्टार्टिंग से ही है। अब क्या हो गया है कि आज का अगर लास्ट 4-5 साल की बात करूं, तो अब पाकिस्तान के पास वैरायटी भी नहीं है, इनोवेशन भी नहीं है, और क्वालिटी तो आपके पास शुरू से नहीं थी। वो शुरू से एक मसला था। मतलब अगर 10 फैक्ट्रियां हैं, तो 3 फैक्ट्री क्वालिटी का माल दे रही हैं, बाकी 7 फैक्ट्रियां आपका ठीक ठाक माल है। वो दिखाते एक चीज है, फिर देती दूसरा। पाकिस्तान में अभी ये भी मसला है। इंटरनेशनल मार्केट में अपने आप को बदनाम किया हुआ है। पहला कंटेनर सही भेजेंगे, दूसरा सही भेजेंगे, तीसरे कंटेनर में उल्टा सीधा माल भेज देंगे हल्का। इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तानी कंपनियां ये करती हैं, तो ये एक मसला है। हमने लास्ट टाइम शायद एक टेक्सटाइल पे आपके साथ किया था, तो उसके अंदर मैंने कहा था पाकिस्तान में इनोवेट नहीं किया टेक्सटाइल की। वो हमारे पास वो मशीनरी है जो 90s की टेक्नोलॉजी थी। जी बिल्कुल। आज जो टेक्सटाइल की टेक्नोलॉजी ही चेंज हो गई है, वो टेक्नोलॉजी हम नहीं लेके आए। आजकल कपड़ा बहुत किस्म का बनता है। अब वो सिर्फ एक सिल्क कॉटन आपका वो नहीं रहा। अब बहुत अलग अलग किस्म के कपड़े बनते हैं, अलग अलग चीजों से कपड़े बनते हैं। हम वो वैरायटी नहीं ले आए। इसके अंदर वैरायटी आ गई, इनोवेशन नहीं है, क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी का मसला हमारे पास ज्यादातर सर लेबर की वजह से भी है। जो आपको बताया था ना कि थान पड़े में, मशीन से लेकर के थान पड़े में उधर ही उसी के ऊपर बैठ के खाना खा रहे हैं, उसी पे चाय पी रहे हैं, और फिर वो आगे जाके काम कर रहे हैं। और कंपनी में कोई देखने वाला भी नहीं। क्वालिटी एक मैनेजर होता है, वो भी नहीं है, उसको नजर नहीं आ रहा कि भाई थान खराब हो गया जी। है। वो भी नहीं है। उसको पैक करके, उसको क्या अंदर की तरफ ऐसे उल्टा पैक कर देते ताकि दिखे ही नहीं। पैक करके कंटेनर में डाल के एक्सपोर्ट कर देते हैं। फिर इंटरनेशनल लोग है ना, इतनी मथाकोरी नहीं करेंगे, क्योंकि फिर दो मुल्क हैं, दो शहरों में ताजिर जो होते हैं, वो दो शहरों में इतनी मथाकोरी नहीं करते, तो दो मुल्कों में कहाँ करेंगे। एक बार गलत माल मिलेगा, वो दूसरे के पास चले जाएंगे। वो इतना दिमाग नहीं खपाते कि अगली बार सही माल भेजना, नहीं तो पैसे काट लेंगे। कराची और लाहौर वाले नहीं करते आपस में, तो आप क्या, आपको क्या लगता है यूरोप से जो माल मंगवा रहा है वो इतना दिमाग खपाएगा? वो अगली बार कहीं और से मंगवा लेगा। बिल्कुल। अच्छा, इसमें आपने बात की, एक तो क्वालिटी की बात होगी कि क्वालिटी है, दूसरा ये कि हमारे पास जो इनोवेशन नहीं, हम लेटेस्ट चीजें नहीं बना रहे कहीं। कुछ ऐसी चीजें भी हैं कि हमारे पास रॉ मटेरियल जो है, जो हम मंगवाते हैं, वो भी कॉस्टली है, बिजली के रेट भी ज्यादा हैं, और ये सारे मसाइल भी हैं साथ में। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो सारे मसाइल भी हैं, लेकिन उन मसाइलों का हल है। उन मसाइलों का मैं किस तरह आपको मैं समझाऊं। वो मसाइल इतने ज्यादा पाकिस्तान को अफेक्ट नहीं करते जितना ये वाले मसाइल ज्यादा करते हैं। वो जो मसाइल है ना, बिजली की कॉस्ट और टैक्स वगैरह है, या रॉ मटेरियल जो हमारे पास इंपोर्ट होता है। अब पहले इंडिया से सस्ता होता था, अब इंडिया से बंद करके चाइना से, पूरा बीजिंग से, तो वो 7 समंदर पार होके आता है घूम के। वो वजह तो बिल्कुल है, लेकिन वो आखिर में आती है। उसकी वजह वही है, डॉलर हमारे पास महंगा है। तो हम कहीं ना कहीं है ना उसके अंदर फायदा फिर भी बना लेंगे। कम बनेगा फायदा, जी। बांग्लादेश से कम बनाएंगे हम, इंडिया से फायदा कम बनेगा हमारा, पर बनेगा, फायदा बनेगा।
वो वजह जरूर है, पर वो इकलौती वजह नहीं है, ना ही वो सबसे बड़ी वजह है। अच्छा, एक ज़माना ऐसा था कि जब मैं सुना करता था कि हमारी जो एक्सपोर्ट है वो बहुत अच्छी है। हम इंडिया को भी टफ टाइम देते हैं, बांग्लादेश को भी हम टफ टाइम दे रहे हैं, हमारी जो टेक्सटाइल की सनत है। फिर ये अचानक हुआ क्या कि वो हम ज़्यादा पीछे रह गए, वो उन्होंने अपने अंदर चेंजिंग की, क्या हुआ क्या? यानी इसमें हमारी खामियां ज़्यादा है या उनकी एफर्ट ज़्यादा है या दोनों चीज़ें दोनों, हैं? दोनों, हमारी खामियां भी ज्यादा है, उनके एफर्ट भी ज्यादा है। एक और एग्जांपल देता हूँ, पाकिस्तान में शिप ब्रेकिंग का बहुत बड़ा काम था गवादर पे, और गवादर कह रहा हूँ, जी, गडानी पे, गडानी पे, जी, कराची के पास। पाकिस्तान में उसने इनोवेशन ही नहीं की, कभी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बोला बस चल रहा है तो चलने दो, ध्यान ही नहीं दिया, लिटरली कभी ध्यान नहीं दिया। जो वहां पर काम करते थे उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया, उन्होंने बोला चल रहा है चलने दो। आज भी आप गडानी पे चले जाएं, वो काला चश्मा पहन के वो सीढ़ी पे चढ़ के वो वेल्डिंग से पूरा जहाज काट रहा है। वो सारा बिजनेस आपका बांग्लादेश चला गया और इंडिया, अब इंडिया चला गया, आपको बता दो। इंडिया ने भी अब बोला कि अब हम भी इस काम के अंदर आ रहे हैं, तो वो उधर चला गया। सही अब वो बात है। यानी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, वो इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी, वो पूरा डॉकयार्ड, प्रॉपर डॉकयार्ड बनाए हुए हैं, लेजर कटर बनाए हुए हैं, और हर चीज मतलब प्रॉपर तरीके से करते हैं। एक इसका ये मिसाल है। दूसरा आपको दूं, पाकिस्तान जूट बहुत एक्सपोर्ट करता था, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ पॉलिसीज ऐसी बनाई गई, और कुछ वडेरों की, और ये वडेरों की और जो फैक्ट्री ओनर की जो लालच थी, उस चक्कर में आपका जूट का प्रोडक्शन ही पाकिस्तान में खत्म हो गया, वो सारा आपका बांग्लादेश के पास चला गया। तो बांग्लादेश अब सबसे ज्यादा जूट एक्सपोर्ट करता है। अच्छा देवेश भाई, एक और चीज, हमारे जो पाकिस्तानी को कुछ गलत फहमी ऐसी हैं कि जो अक्सर हम जब भी बैठते हैं ना, इंडिया के साथ बात होती है कि इंडिया में ऐसे, तो वो ये कहते हैं कि जो आम, जो पाकिस्तान में जो आम है ना, वो इंडिया के अंदर नहीं है, उसका जायका इंडिया के अंदर नहीं है। पाकिस्तान का आम दुनिया भर में सबसे अच्छा जायके में है। और दूसरा जो पाकिस्तानी चावल है, जो उसकी खुशबू है या वो जो उसका जायका है, वो भी पूरी दुनिया के अंदर भी नहीं है, इंडिया के अंदर भी नहीं। इस बात में कितनी हकीकत है? इसके मैं इसके जवाब में दो ही चीजें बोलूंगा। पहली चीज, क्या उन्होंने इंडिया का कोई आम या चावल खाया है? पहली बात तो ये, नहीं खाया। ठीक है। दूसरी चीज, मैं उनको बोलना चाहूंगा ऐसे लोगों को कि आप लोग दुबई जाएं, दुबई में इंडिया के आम, इंडिया का चावल दोनों मिलता है, पाकिस्तान का आम, पाकिस्तान का चावल भी मिलता है। दोनों को सामने रख के दोनों को टेस्ट कर लें। ईमानदार बंदा होगा ना, वो खुद बता देगा। मैंने दोनों खाए हैं दुबई में, तो मुझे पता है किसका अच्छा है किसका नहीं है। अच्छा, और एक फिर और इंडिया में बात बड़ी कॉमन अच्छा, यहाँ मैं पर आपको एक कॉमन और है। बात बताऊं। जी, जी, इंडिया में 1500 किस्म के आम है। मैं ये जान के अच्छा। हैरान हो गया था जिस दिन मुझे पता चला, मैं हिल गया। 1500। यहाँ पर तो आपको पता है कि 5-6 किस्म के ही आम ज्यादा होते हैं, कि चौसा है जी, दुशहरी है जी, अनवर टोल है, और सिंदड़ी है, सिंदड़ी है, लंगड़ा है, सिंदड़ी है। मालदा हम्म, है। ये बस ये 5-6 नाम ही हमें पता है, यही होते हैं बिल्कुल। ज्यादा। अच्छा, एक और बात जो पाकिस्तानी बहुत ज्यादा कॉमन करते हैं कि जी पाकिस्तान का जो राइस है जी, वो इंडिया वहां पर ले उठाता है, दुबई में जाकर वो रीपैक किया जाता है, और मेड इन इंडिया के नाम से पूरी दुनिया में सप्लाई होता है। इसमें हकीकत है कोई? इसमें हकीकत इस तरीके से है कि आप इंडिया की जगह पाकिस्तान को कर दें, पाकिस्तान की जगह इंडिया कर दें। पाकिस्तानी ताजिर जो दुबई में बैठे हुए हैं, वो इंडिया से राइस मंगवा के, और पाकिस्तान का राइस भी उठाते हैं, वो ज्यादातर वो इंडिया से मंगवाते हैं, पर पाकिस्तान का भी मंगवाते हैं, क्योंकि उनकी एक ऑफिस कराची या लाहौर में होती है राइस की मार्केट में, एक दुबई में होती है। उधर मंगवा के उधर मेड इन इंडिया लिखते हैं। चाहे इंडियन राइस पे तो मेड इन इंडिया ही होता है, पाकिस्तानी राइस पे भी मेड इन इंडिया लिख के वो बेचते हैं। मैं फैक्ट्रियों के आपको एड्रेस देता हूँ, उनके मालकान आपके पाकिस्तानी है। उनके कराची की राइस मार्केट में भी ऑफिस है, आपकी लाहौर की राइस मार्केट में भी ऑफिस है, और दुबई में उनकी पैकिंग की फैक्ट्री है। खुला चावल मंगवाते हैं रिफाइन किया हुआ, उधर वो अपने ब्रांड नेम से पैक करके ये सारे 6 मुल्कों में बेचते हैं, मेड इन इंडिया। और अच्छा ठीक है, अरबी लोग इंडियन चावल को क्यों पसंद करते हैं, बासमती? इंडिया जब भी चावल बैन करता है, अरबियों की ऐसे से क्यों हो जाती है, उनका दिल ऐसे से करने क्यों लग जाता है, अगर उनको पाकिस्तानी चावल इतना पसंद है तो? ये एक सवाल का है ना। आप देखें ना, अभी भी बासमती बंद नहीं किया, और आपका सबसे इंडिया का सबसे ज्यादा बासमती जाता ही है अरबी मुल्कों में, ये इराक और आपके जीसी कंट्रीज जितने ये सब हैं।
जब भी चावल बैन की बात आती है इनका दिल ऐसे ऐसे होना लग जाता है, क्यों? आप इंडिया के सर चावल खाइएगा, मैंने इंडिया के चावल खाए थे सर, ये देख रहे हैं इतना लंबा कण, इतना लंबा, और पूरा फुला तकरीबन हुआ, 1 क्या इंच बन गया। बिल्कुल। और सर मैंने पुलाव वाला भी नहीं, प्लेन राइस मंगवाए थे, वो प्लेन राइस के अंदर जो खुशबू थी, क्योंकि पुलाव मंगाएंगे तो उसके अंदर मसाले भी आ जाते हैं ना, पता नहीं चलता। प्लेन राइस के अंदर जो खुशबू आती है ना चावल की अपनी, पानी की, सिर्फ पानी में उबले, ओ हो सर, वीआईपी चावल मैंने खाए हैं दुबई में, आपको क्या बताऊं। चले, हमारा भी कभी मौका बना तो हम आपके पास आएंगे और आपसे खाएंगे फिर। कराची में होंगे आपके पास या दुबई जाना पड़ेगा हमें? आप बोल रहे हैं तो आपको 1-2 हफ्ते में आपको बोरी भिजवा देते हैं, आ जाएगी। दुबई से वैसे ही माल आ रहा है तो इंडिया का भी आ ही जाएगा। भाई साहब, कराची में मिलते हैं ये चावल, मैं आपको ये बताऊं, वो अच्छा। कराची, क्योंकि ये रहते ताजिर सारे रहते, भले दुबई में ऑफिस में रहते तो कराची में ही है ना, तो ये कम से कम 500, 600, 1000 बोरियां मंगवाते हैं, जो ये रिश्तेदारों में, अपने घर में, दोस्तों यारों में बांटते हैं। तो हमारे जानने वाले हैं, तो उनसे आपको मंगवा के 1 बोरी आपको भी भिजवा देता हूँ फैसलाबाद, आप ट्राई करें, और इन लोगों को भी ट्राई करवाएं जो बोलते हैं ना इंडिया का चावल। अच्छा, मैं बल्कि वही वही ट्राई कराना चाह रहा हूँ जो मुझे कहते हैं ना कि जी चावल जो है सबसे अच्छा पाकिस्तान का है और मैंगो भी सबसे अच्छा पाकिस्तान का है। मेरी बहस चलती रहती है। मैंने कहा आप देखें, आपने सरहद है ना बीच में, इधर लाहौर है और दूसरी तरफ इंडिया है। अगर लाहौर या सियालकोट में चावल हो रहा है तो दूसरी तरफ क्या है, वो वहां पर चेंज हो गया सारा कुछ। अगर यहाँ पर अच्छी चीज हो सकती है तो वो हो सकता है वहां पर इससे भी अच्छी चीज हो जाए। जमीनें तो एक सर जैसी मसला, हैं, मौसम भी एक जैसा है। नहीं अब जमीनें एक जैसी नहीं रही, वो 47 में जमीनें एक जैसी थी, अब नहीं रही। हमने लास्ट टाइम जो एग्रीकल्चर पे किया था, बीज ही अलग हो गए हमारे। पर एक बात है, हर किसी की पर्सनल चॉइस होती है। शायद आप, जैसे मैंने दोनों चीजें, आम भी दोनों जगहों के रख के खाए, दोनों जगहों के चावल भी रख के खाए, तो मुझे इंडिया की दोनों चीजें अच्छी लगी। आप रख के खाएंगे, शायद आपको एक इंडिया का अच्छा लगे, एक आपको पाकिस्तान का अच्छा लगे, एक बंदे के ऊपर भी होता है, ठीक है। लेकिन मेरा पहला सवाल अभी भी उधर है, जिस बंदे ने ट्राई नहीं किया उसको तो हक ही नहीं है ना बोलने का। जिसने खाया नहीं है वो तो कुछ भी ना बोले, वो ना यहाँ का बोले ना यहाँ का बोले, वो दोनों जगह का कुछ भी ना बोले, वो चुप करके बैठे। भाई मुझसे नाराज हो जाते हैं कि तुम खाम खा इंडिया की फेवर कर रहे हो, इंडिया का नाम ले रहे हो कि जी हाँ इंडिया की चीजें अच्छी हैं। हालांकि उन्होंने नहीं खाई, खाई तो मैंने भी नहीं। मैंने तो आप जैसे आपने खाई, आपसे सुना है, या कोई और दोस्त जिन्होंने खाई है, दोनों तरफ की चीजें खाई हैं, वो जब वो कंपेयर करते थे कि वो ज्यादा बेहतर फैसला कर सकते हैं ना कि पाकिस्तान की चीज अच्छी है या इंडिया की अच्छी है। जब मैं ये बात करता हूँ तो सारे गुस्सा करते हैं, भाई तुम तो पाकिस्तानी की चीज अच्छी है और लेकिन तुम कहते हो नहीं जी इंडिया की अच्छी है। तो ये अच्छा है, ये थोड़े बेशक एक बोरी नहीं, आप मुझे 10-20 किलो 10 किलो भेज दें तो मैं जितने भी ये एतराज करते हैं उनको बना के खिलाऊंगा, तो फिर पता चल जाएगा जी, सबको पता चल जाएगा बाकी इंडिया के चावल भी पाकिस्तान के चावल से कम नहीं है, बल्कि अच्छे ही है। देखें, आज तो मैं जा रहा हूँ, कल वापसी है मेरी, कल आपके चावलों का बंदोबस्त करके आपको अपडेट देते हैं, बाकी तो आपको पहुंच जाएंगे, चले आप भी इधर ही है, मैं भी इधर ही हूँ। चले जी, बहुत शुक्रिया दिवेक भाई, आपके चावलों का मुझे इंतजार रहेगा। और मैं चावल बिल्कुल। खा के उसके बाद में एक प्रोग्राम आपके साथ इसके ऊपर भी करूंगा कि किस तरीके से जो है पाकिस्तान और चावल जो इंडिया के चावल हैं उनमें क्या फर्क है। आम तो अभी जो पाकिस्तान का तो चल रहा है, लेकिन इंडिया का आम इस वक्त नहीं हम खा सकते। वो कभी फिर मौका मिलेगा तो फिर खा के उसका भी फैसला कर लेंगे। हाँ बिल्कुल, आम तो का तो नहीं कर सकते, हाँ बिल्कुल। उसके लिए फिर दुबई जाना चलें, पड़ेगा, अगले अगले साल दुबई में मिलेंगे। अगले साल चलेंगे तो भाई इकट्ठे चलेंगे। हाँ चलिए, बिल्कुल, बहुत ऐसा ही शुक्रिया है। दिवेक भाई, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, शुक्रिया। नमस्कार।